Hello everyone, welcome back dear Bachcha Party to this online classroom guys, and here I am your Rahul Vishkarma and you are watching your favorite channel that is BI Rahul. So बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 दैट इज एटम एंड एक्सरे। अब एक्सरे में जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रो के बारे में देखा कि एक्सरे होती कैसे, बनी कैसे, है ना, एक्सरे का प्रोसेसिंग क्या था बनने का, एक्सरे की कैटेगरी के हिसाब से कैसे कैसे उसके एप्लीकेशन से, कौन सी एक्सरे कहाँ यूज़ होती है, सॉफ्ट एक्सरे कहाँ यूज़ होती है, हार्ड एक्सरे कहाँ यूज़ होती है, इस तरीके की सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं। आज का लेक्चर जो है वो टाइप्स ऑफ एक्सरे। सर टाइप ऑफ एक्सरे वो नहीं था सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, नहीं नहीं नहीं, वो भी एक कैटेगरी थी, ये भी एक कैटेगरी है, बट वो अलग केस था, ये अलग केस है, ठीक है। वो वेवलेंथ के हिसाब से था या पेनिट्रेटिंग पावर के हिसाब से, है ना। तो हमने क्या कर दिया कि इतनी सॉफ्टवेयर है, इतनी से इतनी वेवलेंथ की जो एक्सरे है वो सॉफ्ट रहेगी और इतनी से इतनी वेवलेंथ जो है वो एक्सरे जो है वो हार्ड रहेगी। इस तरीके से हमने उसको कैटेगरी है। लेकिन बेसिकली अगर मैं देखूं इंटेंसिटी या एक्सरे का जो स्पेक्ट्रम मिला मुझे उस बिहाफ पे देखूं, पॉइंट नोट करना बच्चों, ये जो कैटेगरी डिवाइडेड है ये स्पेक्ट्रम के बिहाफ पे डिवाइडेड है। किसके बिहाफ पे है? अरे स्पेक्ट्रम, ओके, स्पेक्ट्रम के बिहाफ पे डिवाइडेड। किसका एक्सरे, किसका स्पेक्ट्रम? आपका, मेरा नहीं, एक्सरे का स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो खैर बच्चों बात करते हैं। अब सुनना कहानी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है क्या कि एक्सरे याद करो वो पुराने, एक ज़माने की बात है, ठीक है, एक ज़माने की बात है जब इलेक्ट्रॉन एक मेटल सरफेस पर स्ट्राइक कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन एक मेटल के टारगेट पे, मेटल के टारगेट पे स्ट्राइक कर रहे थे, बोल हाँ या ना। अब जब इलेक्ट्रॉन ने उस मेटल के टारगेट पर स्ट्राइक किया तो उसकी वजह से एक्सरे फोटोन निकले, सॉरी अननोन रेडिएशन निकली, उसे मैंने एक्सरे फोटोन का नाम दिया या एक्सरेज का नाम दिया, ऐसा कुछ था। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीच में क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ टकराया और इस इलेक्ट्रॉन ने इस मेटल के एटम के साथ में कोलिजन किया, बोल हाँ या ना। सुनना, दिस इज प्लेट, इलेक्ट्रॉन आया, टकराया, इस इलेक्ट्रॉन ने ये जो मेटल की प्लेट है इसका जो एटम है उस एटम के साथ में कोलिजन किया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन और इस मेटल की प्लेट का कोलिजन हुआ तो ऑब्वियसली बात है जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहीं ना कहीं जाके ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप यहाँ मेटल पे रुक जाएगा, फाइनली स्टॉप्ड, इलेक्ट्रॉन स्टॉप्ड। क्यों? अरे भाई ये मान लो मेटल की प्लेट है, अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाएगा ना, टकराने के बाद कोलिजन होएंगे, बहुत सारे एटम है, एक एटम से टकराया, दूसरे से टकराया, तीसरे से टकराया, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और कम होते होते फाइनली ज़ीरो हो जाएगी। वो सारा काम है बच्चों। जब कोलिजन हो रहा था ना, जब इस मेटल एटम के साथ में इस स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा था तो उस कोलिजन के दौरान इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो, अच्छा बताओ, अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी लेके चला, जाना है मेरे को मेटल पे स्ट्राइक करना है, मेटल पे स्ट्राइक करना है, जैसे ही स्ट्राइक किया कोलिजन हुई, बताओ काइनेटिक एनर्जी के साथ में क्या होगा? सर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या होने लगेगा? लॉस होने लगेगा। और यही लॉस सर कहाँ जाएगा फिर? तो यही लॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके एक्सरेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इस लॉस की वजह से, इस कोलिजन की वजह से जो एक्सरेज आए, उस एक्सरेज का जब मैंने स्पेक्ट्रम बनाया, उस एक्सरेज का जब मैंने स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया बच्चों, तो उस स्पेक्ट्रम में दो कैटेगरी मिली मेरे को। उस स्पेक्ट्रम में दो कैटेगरी मिली। एक तो क्या था? बिल्कुल कंटिन्यूअस था। एक तो क्या था? बिल्कुल कंटिन्यूअस एक्सरे था, मतलब ग्राफ बिल्कुल एक कंटिन्यूटी थी, उसमें कहीं ब्रेक नहीं हो रहा था, कहीं कोई एजेस नहीं आ रहे थे, कहीं कोई पिक पॉइंट नहीं आ रहा था, बस स्मूथ था और कंटिन्यू ग्राफ था। एक जगह मेरे को क्या मिले? कुछ शार्प लाइंस मिली, शार्प लाइंस मिली मुझे,
दूसरी तरीके के स्पेक्ट्रम में क्या मिला, शार्प लाइंस मिली, शार्प लाइंस मिली, तो इसे मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टर खराब था ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरे को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कंटिन्यूस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ये जो कहानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये इस वाले प्रोसेस के अंदर है, इस वाले प्रोसेस के अंदर है। कौन से वाले प्रोसेस के, जब इलेक्ट्रॉन मेटल के एटम से टकरा रहा है, उस टकराने के दौरान, उस कोलिजन के दौरान स्पेक्ट्रम मिला है, उस स्पेक्ट्रम के बिहाफ पे हम आज का लेक्चर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बात? हाँ सर, कुछ समझ में आया नहीं आया, लेकिन ये जरूर चीज़ समझ में, टक्कर है ना, आप लोग भी करते रहते हो अनजाने में टक्कर, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस एक्सरे, फिर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, सभी अपने पेन कॉपी उठाएंगे, आप चाहो तो फ्लो डायग्राम को कॉपी कर सकते हो, ठीक है, वैसे कोई ज़रूरी है नहीं वैसे। कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे है के, हे बाबू मोशाई, आप सुनो। अब देखो टकरा गया है ना, ये इससे इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम से टकरा गया। टकराने के बाद अब मेरे को इस केस को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, एटम को जूम करो, चुपच जूम करो एटम को, कैसा बनेगा, ये उसका न्यूक्लियस, किसका, मेरा नहीं, एटम का, ठीक है। ये उसकी फर्स्ट लेयर, ये उसकी सेकंड लेयर, एक और बनाओ क्या, बन जाएगी बन जाएगी, ये उसकी थर्ड लेयर, कोई बाहर चलेगी थर्ड लेयर, ठीक है। अरे रे रे रे, चलो चलो नहीं बनाते हैं, 2 लेयर तक काम हो जाएगा अपना, ठीक है। ये न्यूक्लियस, ये लेयर, अब ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब सुनो, समझना बात को बच्चों, अब कहानी, मेन कहानी अब आने वाली है। इलेक्ट्रॉन आया, सपोज इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, यहाँ ऐसे डायरेक्ट निकल जाना चाहिए था, डायरेक्ट ऐसे निकल जाना चाहिए था। भाई इलेक्ट्रॉन को क्या मतलब किसी से, मेरे को तो इस एटम के टक्कर लगानी है, आगे नहीं करना है, तो इस एटम के टक्कर लगाई और इस एटम के टक्कर लगाने के सीधे निकल लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुनो, मैंने आपको बताया था एटम वाले पोर्शन में कि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, भाई देखो इसने खुद के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ घुमा घुमा के सर्कुलर शेप में लाके खड़ा कर दिया। इस इलेक्ट्रॉन को भी तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फाइनली ये नालायक सा इलेक्ट्रॉन जाता कहीं और है, मिलता कहीं और है, ठीक है। जैसे आप लोग करते हो ना, कोचिंग का नाम लेके कहीं और पार्क वगैरह में घूमते रहते हो, वैसे काम करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जाना कहीं और चाहिए था, मिलेगा कहीं और। यानी कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाता है। जाना ऐसे चाहिए था, एक्चुअल पाथ ये रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक डिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्लेक्शन इन पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पाथ में एक छोटा सा नन्हा सा डिफ्लेक्शन हो गया। ये तो डिफ्लेक्शन हुआ। मान लो यहाँ पे अभी इस केस में जब एंटर होने वाला है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है 12 mv1 का स्क्वायर, और जब ये यहाँ मुझे मिला तो मैंने इसको देखा 12 mv2 स्क्वायर। सर ये कैसे हुआ? अरे भाई टकराएगा तो ऑब्वियसली बात है, आप जा रहे हो, दीवार आ गई सामने, भड़, ठीक है। क्या हो गया? आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? सडनली डिक्रीज हो जाएगी। सुनो, आप गई, आपकी निगाहें सीधी सड़क पर है, सामने से कोई मिल गई, आपकी निगाहें उनकी निगाहों से टकराई, क्या होगा? सर स्पीड कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। सेम काम यहाँ हुआ है। अब ठीक है, चलो फिर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्पीड डिक्रीज हो गई। स्पीड डिक्रीज होने से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो डिक्रीज हुई होगी ना यार। मान लो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी K1 और यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी K2, तो बताओ दोनों में से कौन ज़्यादा? सर K1 ज़्यादा, K2 कम, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, और यही लॉस यहाँ पे
एक्सरे फोटोन बन के निकल रहा है। यही लॉस यहाँ पे एक्सरे फोटोन बन के निकल गया। भाई लॉस हुआ तो कहीं तो जाएगा, तो कहाँ चला गया वो? एक्सरे फोटोन या एक्सरे रेडिएशन के साथ में चला गया। तो क्लियर है बात कहानी। अब देखो, अब इक्वेशंस लिखते हैं अपन, ठीक है। तो ये तो हुई कैरेक्टरिस्टिक्स। जब इसका ग्राफ मिला तो इसके ग्राफ को मैंने क्या बोला? कंटिन्यूअस एक्सरे। कैसे बना वो चीज़ समझाता हूँ, पहले देखते हैं बात को, ठीक है। कॉपी कर लो आप। अब जो हुआ क्या, सुनो, लॉस। अब आपको अच्छे से पता है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, तो इसमें जो लॉस हुआ वो लॉस कहाँ मिला आपको? एक्सरे की एनर्जी। अब एक्सरे एक फोटोन है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो? फोटोन की। तो फोटोन की एनर्जी किससे दी जाती है सर? एच न्यू। वेरी गुड। अच्छा, क्या आपकी सारी काइनेटिक एनर्जी फोटोन एक्सरे में कन्वर्ट हो जाएगी क्या? नहीं होती है। मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का बहुत छोटा पार्ट यानी 1 या 2% ही एक्सरे में कन्वर्ट हो पाता है। बाकी 98-99% पार्ट जो है हीट में वेस्ट हो जाता है। तो कुछ परसेंट ही हुआ है, बाकी तो कहाँ लेके गई? हीट लेके चली गई, हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट हो गई, हीट एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो गई। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी में लॉस कैसे पता चला? क्या सर? K1 माइनस K2 लगा दो, एच न्यू प्लस हीट एनर्जी, है ना? एच ई का मतलब है हीट एनर्जी, ठीक है, ओके। अच्छा, K1 K2 लगा दिया मैंने, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब सपोज करो बच्चों, ये तो एक इक्वेशन आ गई, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब अपन आइडियल बात करते हैं। आइडियल क्या बात करें? अगर आइडियल बात करते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन आया और एटम में फंसा रह गया, मतलब यहाँ से यहाँ निकला ही नहीं, यहीं रुक गया इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन यहीं रुक गया तो V2 इजिकल टू 0। अब भाई V2 क्या है? V2 जब इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकलेगा तो वो बाहर निकलते वक्त जो वेलोसिटी है वो V2 वेलोसिटी है। लेकिन बाहर ही नहीं निकला तो V2 वेलोसिटी तो 0 होगी। मतलब एटम तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन तो क्या हुआ? इस यहाँ पे ही फंसा रह गया। इलेक्ट्रॉन तो क्या हुआ? इस एटम के अंदर ही फंसा हो गया, फंस गया यहाँ पे। मैं तो निकल ही नहीं पा रहा सर। क्वांटम फील्ड में जैसे फंस जाते ना सब लोग, तो वैसे ये फंस गया। इलेक्ट्रॉन अब यहाँ इस एटम में फंस चुका है। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फंस गया है तो V2 इजिकल टू 0, तो यहाँ पे V2 इजिकल टू 0 रखो। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना आएगा? डेल्टा के ई इजिकल टू K1 माइनस K2। V2 0 है तो K2 भी कितना हो गया? 0। तो फाइनली ये K1 के इक्वल हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या है? हाफ m। अब ऐसा करो, V1 को V एज्यूम कर लो। भाई V1 लिखेंगे, उसकी जगह स्मॉल v लिख दो, नो प्रॉब्लम, V²। आइडियल केस में ये पॉसिबल होगी, वैल्यू पुट करो। अब मैं ऐसा मान रहा हूँ आइडियल केस में बच्चों कि सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई है? एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट हो रही है। हीट एनर्जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। और ये कब पॉसिबल है कि हीट एनर्जी ना आए? तो ये तब पॉसिबल है जब इसकी एक्सरे की फ्रीक्वेंसी क्या हो? मैक्सिमम। इस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी क्या हो? मैक्सिमम हो। अगर ये मैक्सिमम है तो यहाँ पे हीट एनर्जी आने का कोई चांस नहीं है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। के का फॉर्मूला हाफ mv² h न्यू मैक्सिमम, खत्म। बस इतना सा फॉर्मूला है। अब इसको आप वैल्यू पुट करना रख दो या तो, ठीक है। अगर बात करते हैं म्यू मैक्सिमम को क्या लिख सकते हो? hc/λ। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है?
c अपॉन लेमडा, वेयर c इज द लाइट वेलोसिटी, लेमडा इज द वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो लेमडा कितनी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ये मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बता चुका हूँ, हो गया। लेकिन सपोज ये सारा प्रोसेस करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी तो अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज ये यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, कैपिटल V। अरे भाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, तो ये सारा प्रोसेस करने के लिए आपने हाई पोटेंशियल लगाया नहीं लगाया, 25 किलोवोल्ट 10 किलोवोल्ट से 80 किलोवोल्ट के बीच में लगाया था ना पोटेंशियल डिफरेंस। वही पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रॉन पर पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है तो उसकी एनर्जी कैसे दी जा सकती है, EV। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे दी जा सकती है, E। फाइनली ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। इसमें से आपसे कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट भी वो पूछ सकता है, इसमें से कहीं से भी वेरिएशंस करवा सकता है वो, चाहे इन दोनों से रिलेटेड रिलेशन दे दे, इन दोनों से रिलेटेड रिलेशन दे दे, इन दोनों से रिलेटेड रिलेशन दे दे, कुछ भी दे दे, आपको सोल्व करना आना चाहिए। ये कहाँ से है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो उसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी, EV के इक्वल, तो फाइनल टोटल एनर्जी, ठीक है। सो अब अगर बात करें बच्चों कि लेमडा मिनिमम कितनी है, लेमडा मिनिमम की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो डायरेक्ट इन दोनों फॉर्मूला से, इसकी हेल्प और इसकी हेल्प से, है ना। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को लेता हूँ। आपको H की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, C की वैल्यू पता है 3 इंटू 10 की पावर 8, लेमडा मिनिमम आपको पता नहीं है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता है वो, ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वोल्टेज आपको पता नहीं होगा। अब यहाँ से आपको लेमडा मिनिमम निकालने को बोले तो क्या आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट करके जब आप देखोगे 12,375 अपॉन वोल्ट, ची एंगस्ट्रॉम, या इसे लगभग 12,400 दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ 12,400 वोल्ट एंगस्ट्रॉम भी बोला जा सकता है राउंड फिगर में। सर ये कहाँ से आया, अरे भाई H की वैल्यू डालो, C की वैल्यू डालो, E की वैल्यू डालो, तो जब इनको कैलकुलेट करोगे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और अगर आपको लेमडा मिनिमम निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, तो वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकल जाएगा। इसको राउंड फिगर में अपन ऐसा लिख सकते हैं 12,400, ठीक है, लगभग इज इक्वल टू अप्रॉक्स 12,400। तो ये हो गया आपके वेवलेंथ का, ये हो गया वेवलेंथ का। अब वो बात आती है कि जिसके लिए इसे कंटिन्यूअस नाम दिया गया। अब उस पॉइंट पे आता हूँ जिसके लिए इसे कंटिन्यूअस नाम दिया गया है, ठीक है। अब सुनना बात को, एक्चुअली में हुआ क्या बच्चों, इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया गया। स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया तो स्पेक्ट्रम के लिए इनकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। सुनना, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया। हियर इज वेवलेंथ लेमडा एंड हियर इज intensity I. Is it visible? Let me check the camera. अब ठीक है, that's nice. अब सुनो, एक्चुअली में जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाओगे, जैसे जैसे आपने वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए थी। एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं, वेवलेंथ पर गए कुछ नहीं हुआ, और बढ़ाई कुछ नहीं हुआ। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इंटेंसिटी ने कुछ कर्व लेना स्टार्ट किया। तो अब देखो, जैसे जैसे लेमडा बढ़ता गया वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ती गई। एक पर्टिकुलर एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाने के बाद ग्रेजुअली ये डिक्रीज होने लग गई, ठीक है, इस तरीके से। तो
वेवलेंथ की वो मिनिमम वैल्यू जहाँ से इंटेंसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो उसे बोलते हैं लेमडा मिनिमम। वो मिनिमम वैल्यू जहाँ से इंटेंसिटी स्टार्ट हुई है, जहाँ से इंटेंसिटी क्या हुई बच्चों, स्टार्ट हुई है। अब देखो वो मैक्सिमम वैल्यू, अब जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, देखो जैसे जैसे आप पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाओगे, या अभी मैं डिक्रीज कर रहा हूँ है ना, वैसे वैसे इस ग्राफ का कर्व भी थोड़ा कुछ चेंज होता जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो आपने देखा, मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है। अगर 10 वोल्ट के लिए किया तो ग्राफ की कुछ इंटेंसिटी इस तरीके से आई, क्लियर है ना। 20 वोल्ट के लिए किया तो ग्राफ की इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से आई, और 30 वोल्ट के लिए किया तो ये ग्राफ थोड़ा सा मुझे यहाँ बनाना चाहिए था, कुछ इस तरीके से आई। ग्राफ की इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से आई है। कि मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से। कहने का सीन ये है, अब देखो कहने का रीज़न ये है बच्चों कि जैसे जैसे लेमडा बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी पहले तो इंक्रीज हुई, एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची, और फिर धीरे धीरे अचानक से ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। और ये जो स्पेक्ट्रम मिला, ये जो ग्राफ मिल रहा है, ये पूरा ग्राफ एक कंटिन्यूअस ग्राफ की फॉर्म में मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मुझे ये ग्राफ मिल रहा है। इसीलिए इस एक्सरे को क्या नाम दिया गया, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे नाम दिया गया। इसीलिए इस एक्सरे को क्या नाम दिया गया, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। दैट्स इट, ठीक है। तो आप यहाँ तक कॉपी करो, इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, तब तक आप इसे कॉपी करो। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं आपको एग्जांपल उससे रिलेटेड करवा देता हूँ, ठीक है। सुना, मान लो कि आप एक्सरे करवाने गए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आपके जब फ्रैक्चर्स हो जाता है बोन्स में तो आप हार्ड एक्सरे करवा दो, ठीक है। बिलीव नहीं होता तो अपने हाथ पे तोड़ो लो, ठीक है, और उसके बाद एक्सरे करवाने जाना, पता लग जाएगा। तो मान लो जो हार्ड एक्सरे करवा रहे हो उसकी वेवलेंथ कितनी है, हार्ड एक्सरे उसकी वेवलेंथ आपको गिवन है, वेवलेंथ शुड बी, मतलब श्योर नहीं है वो, उसने ये बोल दिया कि इतनी होनी चाहिए, शुड बी अप्रॉक्स 10⁻⁻11 मीटर, इतनी उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए। अब वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि इतनी वेवलेंथ तो हो, उसके लिए कितना, हाउ मच, what is the value of applied potential। समझे बात को, इतनी मिनिमम वैल्यू के लिए कितना पोटेंशियल उसे अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करें सर, सिंपल लॉजिक, ट्राई करो, हो जाता है तो ठीक है, हो गया। चलो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते थे, नहीं हुआ है तो आप सुनो, सिंपल है यार। लेमडा मिनिमम मैंने क्या लिखवाया आपको, लेमडा मिनिमम कितनी मिनिमम वेवलेंथ होनी चाहिए, उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखवाया 12/400, 375 एग्जैक्ट वैल्यू, बट मेरी कैलकुलेशन करनी है थोड़ी है मेरे को यार, टाइम बचाना है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऑप्शंस में आंसर आपको करीब करीब ना हो, मतलब होते हैं ना जो पॉइंट्स में बिल्कुल पास पास होते हैं, अगर ऐसा ना हो, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हो, तो आप राउंड फिगर में कैलकुलेशन करें, इजी रहेगा, ठीक है, और फास्ट भी होगा। अपॉन पोटेंशियल, और इसे एंगस्ट्रॉम बोल दिया, यही था, ओके। अब देखो ये है एंगस्ट्रॉम में, आपको वेवलेंथ चाहिए दी हुई है मीटर में, क्या करो सर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। आपको क्या दिया हुआ है, लेमडा दी हुई है, क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, उल्टा डाल दो इसको, तो फाइनली अपना फॉर्मूला इधर ऐसा बनेगा,
अप्लाइड पोटेंशियल आपको निकालना है 12,400 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ पे मैंने वो मिनिमम वेवलेंथ लिख दी है। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो V = 12,400 इंटू 10⁻10 अपॉन 10⁻11। ठीक है, ये कितना हो गया ऊपर जाके, हाँ 10⁻+11 +11 -10 कितना हो गया 10⁻10, तो 12,400 ओके वोल्ट। इतना वोल्टेज आपको मिनिमम चाहिए, इतना वोल्टेज आपको मिनिमम चाहिए। इससे ज़्यादा लगाया तो, इससे ज़्यादा लगाओगे तो आपकी वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यू शुड मिनिमम, कहाँ लिखूँ यार, ये क्या है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम पोटेंशियल। जितना भी पोटेंशियल अप्लाई करना है वो इसके अंदर अंदर ही करना है। 12,400 ये इसको बोल देते हैं आप 124 किलोवोल्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 124 किलोवोल्ट से कम ही आपको पोटेंशियल वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड बात, एक और, ये कॉपी करो, इसके बाद अगला एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन विद डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉलिंग ऑन अ टारगेट इन एक्सरे ट्यूब, व्हाट इज द कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट फॉर एक्सरे या एक्स फोटोन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये देखो, क्वेश्चन है एक्सरे का, लिंक किया है इसे डी ब्रोगली से, क्या लेना देना है, कुछ नहीं। आपने को सिंपल एक कंसेप्ट अप्लाई करना है। पहले आप ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो मुझे बताना है। हो गया, अब सुनो, उसने क्या पूछा, कट ऑफ वेवलेंथ फॉर एक्सरे। इसका मतलब ये कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो मुझसे एक्सरे की मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहा है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, वो मुझसे ये चीज़ पूछवा रहा है, लैम्डा मिनिमम, ये चीज़ पूछवाना चाहता है। अब देखो लैम्डा मिनिमम के मैंने अभी यहाँ पर एक रेड ब्लॉक में बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखवाए थे, उनमें से एक ये भी था, कौन सा, ½ mv² काइनेटिक एनर्जी में लॉस इज इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू की जगह आपने ऐसा लिखा था HC अपॉन लैम्डा मिनिमम। बोल हाँ या ना यार, क्या बोलता है यार, ये लिखा था नहीं लिखा था, यही लिखा है। और यहाँ पे लैम्डा मिनिमम को किससे लिखा गया है, लैम्डा नॉट से। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, ½ mv² को बच्चों मैं लिख देता हूँ k, क्या लिख देता हूँ k, काइनेटिक एनर्जी है ना, इसलिए k लिख देता हूँ, k इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा नॉट। बोल हाँ या ना, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने पास आ गई है, ये इक्वेशंस अपने पास आ गई है। अब ये तो हो गया हमारा एक्सरे का काम ख़त्म, यानी एक्सरे में से, यानी अभी जो लेक्चर पढ़ा है उसका काम अपना यहाँ ख़त्म हो गया। अब डी ब्रोगली वाले पे चलो, तो डी ब्रोगली वाले पे गए तो डी ब्रोगली वाले से वेवलेंथ और एनर्जी में कुछ रिलेशन था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वॉट, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू वॉट, h अपॉन मोमेंटम। बोल हाँ या ना, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, ये लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, Vp क्या है मोमेंटम, और मोमेंटम की जगह काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में मैंने इसे लिखा था √2mk। बोल हाँ या ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2mk। यहाँ से अगर k फॉर काइनेटिक एनर्जी, k की वैल्यू निकालूंगा तो h का स्क्वायर अपॉन लैम्डा का स्क्वायर इंटू 2m, यही होगा, 2m एज इट इज रह जाएगा, k यहाँ पे हो जाएगा, स्क्वायर करके मेरे को फाइनली ये मिल गया। अब इस k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, लैम्डा नॉट की वैल्यू इजीली आ जाएगी। इस k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो
और लेमडा की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखो ये के की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू रख दी एच सी अपॉन लेमडा नॉट अपॉन लेमडा नॉट। इस स्क्वायर से ये एच खल्लास। सो फाइनली आपको लेमडा नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। लेमडा नॉट को ऊपर लेके जाओ, इसको यहाँ लेके आओ, ऊपर में है सी 2m लेमडा स्क्वायर अपॉन, सिंपल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बच्चों, ये एच नीचे आ गया और ले ले एच, दैट्स इट। ये रहा। तो ये है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ वेवलेंथ सॉरी, जिसके लिए आपको एक्सरे फोटोन नहीं लगेगा, ख़त्म। इससे ज़्यादा पर भी वेवलेंथ निकल सकती, इससे ज़्यादा की वेवलेंथ पे भी मिल जाएगा, बट इससे कम की वेवलेंथ पे आपको एक्सरे नहीं मिलेगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को कॉपी करो। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं अपन। ओके बच्चों, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। इसमें क्या है, इसमें है ना आदमी क्या होता है कि जब कैरेक्टर में ज़्यादा घुस जाता है ना, याद है आपको कैसा वर्ड जब से सुना होगा कि ये आदमी कैरेक्टर में ज़्यादा घुस गया, वही काम यहाँ हुआ है। देखो कैसे बच्चों, सेम है। अब वापस से अपन क्या कर रहे हैं, उस एटम को जूम किया, जूम। पापा ये तेरा न्यूक्लियस, बोल हाँ या ना। ये न्यूक्लियस कुछ स्टाइलिश नहीं है सर, ये ले यार तू, ये ले ये उसकी ऑर्बिट। देखो डायग्राम पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है, मैं अच्छा डायग्राम बना के बनूंगा आज, ठीक है। शाबाश, दैट्स इट। अब खुश, हाँ कुछ अच्छा बना है, ज़्यादा अच्छा नहीं है बट स्टिल इज बेस्ट, है ना। खैर कोई बात नहीं, जो भी है, ये न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन आया सीधा निकल के न्यूक्लियस ने किया, अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गया, ऑल दैट, ये सारी चीज़। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक हाई, देखो अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्मल वेलोसिटी के साथ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हाई वेलोसिटी, वही ऑब्वियसली बात है कि फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो हाई वेलोसिटी के साथ में निकल रहे हैं, नो डाउट। बट इन कुछ इलेक्ट्रॉन की तो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, अब देखो यहाँ इस पर भी इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन है और इधर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से एंटर हुआ, इतनी तेज एंटर हुआ, इतनी तेज हुआ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसको लेके बाहर निकल लिया, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसको उसने ब्लैंक कर दिया, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, होलो स्पेस क्रिएट कर दिया या एक वैकेंसी क्रिएट कर दी। क्या किया उसने, अभी देखो जैसे होता है ना, बहुत जोर से भाग रहे हो, सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है, आप ही क्या बहुत जोर से भागे और उसे टकराए और उस बच्चे को गिरा दिया। वही काम इसने किया, ये जोर से भाग रहा था, यहाँ पहले से जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था उससे टकराया और उसे बाहर निकाल के फेंक दिया। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके गिर गया, खपाच, अरे बचाओ रे, हड्डी टूट गई रे, ऐसा कुछ कर, ठीक है। अब क्या होगा, कोई बात नहीं, ऑब्वियसली बात है भाई। देखो जहाँ खाली जगह मिली नहीं कि कोई और दूसरा आके बैठने को हमेशा रेडी रहता है, तो एटम के केस में भी ऐसा है। होलो स्पेस या वैकेंसी देखी नहीं कि हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स जंप करना स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से जंप करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि जब तेरे पास में जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो मैंने आपको एटम वाले पोर्शन में ऐसा बताया था साईं कि ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। और वो रेडिएशन कैसे होंगे, एक्सरेज होंगे, वो रेडिएशंस कैसे होंगे, एक्सरेज होंगे। और उन एक्सरेज को क्या बोलोगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। क्यों,
क्योंकि उनका स्पेक्ट्रम जब मैंने निकाला, उनका स्पेक्ट्रम जब मैंने निकाला बच्चों, तो वो क्या आई, शार्प लाइन्स आई। वो कैसी लाइन्स आई, शार्प लाइन्स आई। वो जो स्पेक्ट्रम निकाला बच्चों, वो कैसी लाइन्स आई, शार्प लाइन्स आई। इस वजह से इसे बोलते हैं कैरेक्टर। इनका कैरेक्टर ही कुछ अलग है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्लियर है? ये इनकी छोटी सी कहानी है। इनको समझाने के लिए अब देखो, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आपने एक एनर्जी स्पेक्ट्रम बनाना सीखा था, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम काम है, लेकिन उसे हमने नाम दूसरा दे दिया है। रिश्ता वही, सोच नहीं, ठीक है वो वाली बात है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे उनको अलग नाम दे दिया। ये n इजिकल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, सॉरी n इजिकल टू 0, है ना, हाँ, n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 4। देख लो, कुछ देखा देखा लग रहा है, हाँ सर ये तो जाना पहचाना है, इससे एक दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है आपका, है ना, ठीक है। अब इस सीरीज को आपने लाइमन, बामर, पास्चर, प्रेकेट, फुंड ऐसा बोला। अब यहाँ पे ऐसे नाम ना देके इसको बोला गया के सीरीज, इसको बोला गया एल, एम, एन एंड फाइनली ओ। इस तरीके से इनको 5 सीरीज में डिवाइड किया गया है। अब ऑब्वियसली बात है, सारी कहानी सेम है। देखो कैसे, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल। इसे बोलते हैं के सीरीज। ज़्यादा वहाँ पे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चर सीरीज ऐसे लिखते थे, यहाँ के सीरीज लिख दो। जो बच्चों सबसे पहले, जो सबसे शॉर्ट में आता है, उसे बोलते हैं के एल्फा, उसके बाद के बीटा एंड देन के गामा। जो मतलब जितना ज़्यादा दूर से आता जाता है उसे हम अल्फा बीटा गामा की टर्म में ऐसे उसको देखो। अब देखो, एल में आएगा, ये आया, यहाँ से आया और यहाँ से आया, इसे क्या बोलोगे, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। क्लियर है? इसे बोलोगे एल सीरीज। इसी तरीके से एम में आएगा, इसी तरीके से एन में आएगा, इसी तरीके से ओ में भी आएगा। अब जहाँ जो सबसे नज़दीक के लेवल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें नज़दीक का लेवल कौन है, 3, इसको आपने बोलोगे अल्फा। इसमें नज़दीक का लेवल कौन सा है, 2 से 1 में आ रहा है, इसे बोलोगे अल्फा। तो जो नज़दीक का लेवल है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर आपके स्टेट में आ रहा है तो उसे बोलोगे अल्फा, फिर उससे दूर वाले को बीटा, फिर उससे दूर वाले को गामा। एक बात जब मैंने यहाँ पे वापस से इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी बच्चों। जब मैंने इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो मैंने कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें देखी। देखो लेमडा की वैल्यू पर इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और बढ़ाई कुछ नहीं हुआ, और बढ़ाने पर मैंने देखा कि धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ने लगी। यहाँ तक मेरा काम सेम चल रहा था जैसे पहले चल रहा था, ठीक है। लेकिन सडनली लेमडा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे अचानक से इंटेंसिटी बढ़ गई और वापस से नॉर्मल हो गई। फिर देखा, ये था बीटा के लिए, फिर देखा तो फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर देखा फिर बढ़ गई, जी फिर कम हो गई। इस तरीके से और देखा, जैसे जैसे मैं आगे चलता गया इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, है ना। अब देखो कंटिन्यूस में कैसा ग्राफ था बच्चों, ऐसा था, है ना। तो यहाँ पर भी ग्राफ कुछ शेप ऐसी ही आएगी, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि पर्टिकुलर कुछ वैल्यू पर लेमडा के लिए, कुछ वैल्यू पर इंटेंसिटी की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होने लग गई। यहाँ पर कुछ शार्प पॉइंट्स आ गए,
इन शार्प्स पॉइंट को ही लेमडा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ लेमडा या वेवलेंथ देयर इज शार्प पॉइंट, here is some sharp point in the spectrum या ग्राफ, जो भी आप बोलना चाहें, स्पेक्ट्रम बोल दो, ग्राफ बोल दो, कहीं भी जो है वहाँ पर मुझे क्या मिला, एक कुछ शार्प पॉइंट्स मिले, ठीक है। और ये जो सबसे ज़्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं, जैसे इसमें आया, यहाँ पे इसमें आया, है ना, तो ये अल्फ़ा सीरीज के लिए, यानी अल्फ़ा वाला जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, यानी कि अल्फ़ा वाला जो से पोर्शन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अल्फ़ा के लिए, तो अल्फ़ा के लिए ही सबसे ज़्यादा एनर्जी रेडिएट हुई। और ऑब्वियसली बात है कि जो जितना एनर्जी लेवल के बीच में गैप कम होता है उतनी ज़्यादा एनर्जी रेडिएशन होती है, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में। यहाँ तक आप कॉपी करो और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड करवाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी बार आपके IIT एम्स में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए, तो कॉपी करो, आप अपन क्वेश्चंस करेंगे। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास देखो, 2 क्वेश्चन अपन ने कंटिन्यूस में कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन अपन कैरेक्टरिस्टिक्स में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखो 3 अलग अलग आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई, किस फ्रीक्वेंसी किसके लिए दी हुई है देखना, के अल्फ़ा के बीटा एल अल्फ़ा सीरीज के लिए, के अल्फ़ा के बीटा और एल अल्फ़ा। अब आपको उन तीनों में फिर रिलेशन बताना। ये डायग्राम आपको दिया हुआ नहीं था, मैंने बनाया है, ठीक है। अब सुनो बच्चों, के अल्फ़ा कब पॉसिबल है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एल से के में आएगा, एल से के में आएगा। अभी स्पेक्ट्रम बना के निपटे हो, देखो पेज पलटो, देखो एल से जब के में आएगा तो के अल्फ़ा, एम से जब के में आएगा तो के बीटा, और एम से जब एल में आएगा तो एल अल्फ़ा। यही सारा काम था, अभी लिखा है। अब आपको क्या करना है, अब देखो एनर्जी लेवल की बात करो, इसकी एनर्जी कितनी होगी ई एम, इसकी एनर्जी कितनी होगी ई एल, और इसकी एनर्जी कितनी होगी ई के। क्लियर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना होगा, ई एम माइनस ई के। इन दोनों के बीच का गैप किससे मिलके बना है, इससे और इससे। भाई के और एम के बीच की एनर्जी किससे मिलके बनी हुई है, के एल और एल एम। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप, इसके एनर्जी गैप और इसके एनर्जी गैप के सम होगा। तो इसका एनर्जी गैप कितना है, ई एम माइनस ई के इज इक्वल टू ई एल माइनस ई के, इसके प्लस इसके प्लस एम माइनस एल। सो दिस कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं था, बस आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, बस ये हो गया काम खत्म। इसकी एनर्जी के लिए क्या दिया हुआ है आपको, एम माइनस के, ये कौन सा है, के बीटा। क्या दिया हुआ है के बीटा के लिए, F2 इसकी एनर्जी होगी। अच्छा, एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, H इंटू फ्रिक्वेंसी, H इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है, F2। H L और K के लिए फ्रिक्वेंसी क्या है, अल्फ़ा, F1 प्लस H M और L के लिए फ्रिक्वेंसी कितनी है, L अल्फ़ा, L अल्फ़ा के लिए F3। सो F3, H कॉमन लेके कट कर दो तो फाइनली आपको ऐसा मिलेगा, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस F3। ऑप्शन नंबर सी होगा शायद, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस F3, बस इतना सा। यहाँ से H कॉमन ले लो, H कॉमन लेके कट करोगे तो फाइनली आपको ऐसा मिल जाएगा, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस F3। इस इक्वेशन से H कॉमन लेके कट कर दो, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, बचा हुआ जो भी पोर्शन है मैं आपको DPP CPS में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहाँ जाके सभी जितने भी नोट्स और DPPs हैं वो आप डाउनलोड करके सोल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए
जो भी है कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल दी बेस्ट।